किसान हमेशा राजनीति का शिकार रहा है। रोजगार नहीं दिया गया उनको। तो किसानों का के अंदर रोष है, क्योंकि अलग अलग इलाकों के किसानों को अलग अलग लाभ मिल रहा है। वो उद्योग के नाम पर जमीन ली गई, लेकिन इसे औने पौने दामों पर बिल्डरों को बेच दिया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला परिचर्चा में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से गौतम बुद्ध नगर जिले का माहौल गर्म है। यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर गतिविधियाँ हो रही हैं। किसान आंदोलन क्यों हो रहा है? आखिरकार किसान इतने क्यों नाराज़ हैं? इतने लंबे समय से उनकी नाराज़गी क्यों बरकरार है? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिनकी स्थिति को लेकर सामान्यतः अस्पष्टता रही है। तो आज हम अमर उजाला के हमारे साथीगण हैं, हम अमर उजाला ग्रेटर नोएडा कार्यालय में हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि आखिरकार यह स्थिति क्यों आई, क्या इसके कारण है और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे में बीच में कुछ साथी ऐसे भी हैं जो लगातार किसान आंदोलन को जिन्होंने कवरेज किया है, जो लगातार उसके घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। तो आइए इसी क्रम में हम सबसे पहले चलते हैं शशांक मिश्रा जी के पास। शशांक मिश्रा जी, आप हमें ये बताइए कि आखिरकार ये किसान आंदोलन की यहाँ ज़िले में शुरुआत किस तरह हुई? सबसे पहले धन्यवाद दीपक जी। ये देश का एकमात्र ऐसा जिला है गौतम बुद्ध नगर जहाँ की 80% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, और यहाँ 3 प्राधिकरण कार्य करते हैं: नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण और यमुना विकास प्राधिकरण। इन तीनों के नियमों की जो विसंगतियाँ हैं, जो किसानों का के अंदर रोष है, क्योंकि अलग अलग इलाकों के किसानों को अलग अलग लाभ मिल रहा है। किसानों की आम मांग ये है कि उनका जो आबादी भूखंड का सीधा तात्पर्य इससे है कि जब किसान के परिवार का विस्तार हो तो उसके रहने के लिए उसको मकान की सुविधा भी मिले उसमें। तो जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का 1000 स्क्वायर मीटर का अधिग्रहण होता है, तो नोएडा विकास प्राधिकरण उसको 5% 50 स्क्वायर मीटर, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण उसको 6% 60 स्क्वायर मीटर, और यमुना विकास प्राधिकरण को 7% मतलब 70 स्क्वायर मीटर भूखंड, आबादी भूखंड वापस देती है। लेकिन हम अगर बात करें कि इन विसंगतियों की और इन आंदोलनों की, तो इसके परिप्रेक्ष्य में जो इसका इतिहास है वो बहुत इसके पीछे कारण रहा है। 2011 में भट्टा पार्सल कांड आप सबको याद होगा। उस दौरान भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें 2 जवान और 2 किसान उनकी मौत हो गई थी। ये जैसा अधिग्रहण, जमीनों का अधिग्रहण शुरू हुआ, तो उस समय किसान क्यों असंतुष्ट रहे? क्यों? देखिए, इसके पीछे की कहानी दूसरी है। जब ग्रेटर नोएडा वेस्ट की स्थापना हुई तो उस वक्त 2007 के आसपास की घटना है, 2007 से 9 के बीच इसका अधिग्रहण हुआ था। तो उस समय किसानों से जो जमीन अधिग्रहण की गई वो उद्योग के नाम पर जमीन ली गई, लेकिन इसे औने पौने दामों पर बिल्डरों को बेच दिया गया। और इसके बाद कुछ किसान चले गए हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई की। जब किसानों से कहा गया था कि उनकी जमीन उद्योगों के लिए हम ले रहे हैं। देखिए, ये तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। हाँ, तो मेन इनका उद्योग विकास ही इनका काम है। इनका ली गई उद्योगों के नाम पर और फिर बिल्डरों को और आवासीय उपयोग के लिए दिया गया। उसका से रोष पनपना शायद। देखिए क्या हुआ, 2007 से 9 के बीच में ग्रेटर नोएडा वेस्ट का अधिग्रहण किया गया, किसानों की जमीन ली गई, और उसका जो भू उपयोग था उसको बदल दिया गया। बिना किसी सक्षम अधिकार से उसको बदला गया। न्यायालय ने उसको अयोग्य भी घोषित किया था। बाद में जो है, चूंकि सरकार ने एक नीति बनाई, बसपा सरकार थी उस टाइम, उसने एक नीति बनाई और उसने किसानों को जो मुआवजा मिला था, उस वक्त मुआवजा लगभग 850 रुपये स्क्वायर मीटर मिला था। बाद में सरकार ने, कोर्ट के आदेश पर ही सरकार ने 64.7% अतिरिक्त मुआवजा देने का ऐलान किया। जो भट्टा पार्सल का कांड हुआ था उसके पीछे भी यही कारण था कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 64.7% देना शुरू कर दिया था उस टाइम, और यमुना प्राधिकरण में आता था भट्टा पार्सल, उनके पास ये नीति नहीं थी। इसलिए ये आक्रोश जब किसानों को लगा कि वहां तो मिल रहा है और हमको नहीं मिल रहा है, और भट्टा पार्सल में उबाल आया और इतनी बड़ी घटना हुई। जब तत्कालीन जिलाधिकारी नवीन जी, आपको शायद याद भी होगा, दीपक अग्रवाल जी थे, तो उनके पैर में भी गोली लगी थी और ये बड़ा अशांत वो था। उस वक्त मैं भी गाजियाबाद में था और मैं भी यहाँ आया था 1-2 दिन के कवरेज पर, तो घटना हम लोगों को याद है। तो उसपे किसानों का जो आक्रोश है वो लगातार 2 दशक से, हम कहें जब से नोएडा, ग्रेटर नोएडा इनकी स्थापना हुई और जब से डेवलपमेंट चल रहा है, तो जो नियमों की विसंगतियां हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं आक्रोश के पीछे ये जिम्मेदार है। इसमें सबसे बड़ा आंदोलन जो बन रहे आंदोलन ये
उसका रीज़न यही है। भट्टा पार्सल कांड भी यही रहा था कि वहाँ किसान शांतिपूर्ण रूप से धरना दे रहे थे और अपनी मांगों को लेकर मांग उठा रहे थे। उन्होंने मांग भी रखी थी लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। जब वो इस लेवल पे आ गए कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो उन्होंने फिर एक दो संघर्ष हो गया किसान पुलिस के साथ उनका जो है। तो नवीन जी, उसमें आप हमें बताएं, अब जो ये 4-5 दिन से जो अब अचानक एकदम ये मामला जो तूल पकड़ा, ये तात्कालिक स्थितियाँ क्या बनी हैं? किसानों को गुमराह करने का मेन वो है इसमें। सरकार ने जो कमेटी बनाई हाई पावर कमेटी, उसमें किसानों को आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। उसके लिए कमेटी बनाई। जब कमेटी की रिपोर्ट को सामने नहीं लाया गया, किसानों ने आंदोलन किया उसके लिए। फिर उसको सामने आया तो उसमें पता लगा किसानों को कि इसमें उनके लिए कुछ नहीं है। सारी जो सिफारिश है उनको वो नेगेटिव गई है उनके लिए। क्या जो अब जो मांग है किसानों की, जैसे थोड़ा सा मुझे भी जानकारी हुई है कि एक तो 10% का उन्हें भूखंड दिया जाए और एक सरकारी नौकरी की वो उनकी मांग रहती है। उनके गांव में शमशान घाट, स्कूल, इस तरह की ये तो छोटी छोटी चीज़ें है, लेकिन मेन मांग इनकी यही है कि 10% जो विकसित भूखंड है, कृषक भूखंड, वो इनको मिलने चाहिए। वो प्राधिकरण ने कुछ किसानों को दे दिए कुछ गाँवों में, जबकि 30 से ज़्यादा गाँव थे जिनको देना था इनको, तो वो नहीं दे पाए ये लोग। और दूसरा जो नया भूमि अधिग्रहण लागू हुआ है वो लागू नहीं कर पा रहे हैं। 2013 कानून 2013 उसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि प्राधिकरण जब भी कहीं ज़मीन लेने जाता है तो उसको शहरी क्षेत्र घोषित कर देता है। कि प्राधिकरण और किसानों के बीच में जो विश्वास कमज़ोर हुआ, जो बात नहीं बन, मतलब एक दूसरे पर भरोसा नहीं पाया, या प्राधिकरण क्यों इनकी मांगें पूरी करने से कतरा? अगर मांगें पूरी हो ही जाएंगी, क्या उनकी तो ज़मीन भी चली गई, उनका तो सब कुछ चला गया और प्राधिकरण विकास का जो मकसद था वो पूरा हो रहा है, तो ऐसी क्या लगता है, क्या कहीं कहीं नीयत साफ नहीं है या कहीं कुछ मांगे ही कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण है? क्या आपको लगता है? देखिए, दो चीज़ें जो मेरी निगाह में इसमें है कि किसान हमेशा राजनीति का शिकार रहा है। आपको ध्यान होगा, जैसे हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, भट्टा पार्सल की चर्चा कर रहे थे, आपको ध्यान होगा कि उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने उस गांव को पूरा बैरिकेड कर दिया था, किसी की आवाजाही वहां प्रतिबंधित थी। और हम लोग के जहन में है वो कि राहुल गांधी बाइक पर बैठ करके उस गांव में प्रवेश कर गए थे। आज का जो आंदोलन चल रहा है, आज किसान एकत्र हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी है, जो विपक्ष, खासकर जो विपक्ष की पार्टियां हैं, इनकी संलिप्तता जो है वो जरूर कहीं ना कहीं सरकार के को खटक रही होगी। और इसी वजह से, क्योंकि उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और किसानों के मुद्दों को जब राजनीति के रूप में जब पेश किया जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार को लगेगा कि अगर हम इनसे झुकते हैं या हम इनकी बात मानते हैं तो एक कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाएगा। शायद एक कारण ये हो सकता है। दूसरा, जो आपने कहा कि विश्वास की कमी, तो निश्चित ही इसमें विश्वास का अभाव है, क्योंकि किसानों के जो संगठन हैं वो भी बहुत ही बिखरे हुए हैं। हालांकि ये ऐसे मौके आते हैं जब वो एक मंच पर दिखाई देते हैं। जैसे हम कल रात की घटना की बात करें तो कल दिन भर में जब 0 पॉइंट पे आंदोलन शुरू हुआ तो उस वक्त हम लोग वहाँ पर मौके पर थे और मेरे ख्याल से 500-700 की भीड़ थी वहाँ पर। एक मजबूत सा भीड़ दृश्य दिखाई दे रहा था, 1000 की भी हो सकती है, मतलब हम एक आकलन कर रहे हैं, अनुमान हमारा है। और रात में जब 11 बजे 12 बजे के बाद जब पुलिस मूवमेंट बढ़ा है, उसके बाद जब हम देख रहे हैं तो 23 लोग हिरासत में ले गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये जाहिर है कि वो जो इनकी यूनिटी है, जो इनका संगठन है, उसमें भी कहीं ना कहीं अभाव इसका दिखाई दिया है। और जब संगठन में अभाव रहेगा तो उसका असर निर्णयों पर पड़ेगा ही। नवीन जी, हम आपसे मैं एक जानना चाहूँगा, मतलब तो ज़मीनें जाने के बाद और जो मिला उसका क्या यहाँ पर उनकी स्थिति में निश्चित रूप से बदलाव तो आया है, लेकिन क्या वो वैसा ही बदलाव है जैसा उन्होंने सोचा था या क्या नहीं, जैसा किसानों ने सोचा था ऐसा बदलाव नहीं मिला उनको। आज तक कंपनी में रोज़गार नहीं मिलता। यहाँ इंडस्ट्री के नाम पे ज़मीन ली गई थी उन लोगों की, किसानों की यहाँ पे, लेकिन रोज़गार नहीं दिया गया उनको। बाहरी लोगों को वो प्रमुखता दी गई है, स्थानीय लोगों के नाम पे उनको नकारा गया। जो गाँवों में विकास होना था वो विकास नहीं हो पाए। अच्छा, जो गाँवों में विकास करने का दावे थे वो विकास नहीं हो पाए। और जो किसानों को कुछ ऐसा भी था कि उनके बच्चे जो यहाँ के जो स्कूलों के लिए भूखंड दिए जा रहे हैं, बिल्कुल, उन स्कूलों में उन बच्चों को प्राथमिकता से प्रवेश मिलेगा। बिल्कुल प्रवेश का भी था, लेकिन चीज़ें जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। उसी से किसान नाराज है। आज जो आंदोलन किसान कर रहे हैं वो उन्हीं चीज़ों पे जो उनके वादे पूरे नहीं हुए। तो किसानों को लगता है कि उनकी ज़मीन भी चली गई और पूरा छलावा उनके साथ, बिल्कुल, और जो वादे थे वो भी पूरे। उनके बच्चे आज भी जो है उसी तरीके से पढ़ने को मजबूर है जैसे पहले, जैसे अपने बेस पे वो लोग पढ़ा रहे बच्चों को।
प्राधिकरण से कोई उनको नहीं मिला है सर। एक निष्कर्ष भूमिका की अपेक्षा रहेगी आपसे। आप इसमें किस तरह आपकी स्थितियां रहने वाली हैं भविष्य में? देखिए, जो मुझे लगता है कि जो स्थितियाँ बिगड़ी हैं वो कहीं ना कहीं जो पिछले सरकारों में, जो आपने कहा कि जैसे बता रहे थे, नवीन जी भी बता रहे थे कि आबादी का विकास नहीं हो पाया, गांव का विकास नहीं हो पाया, जो वादे किए गए थे, तो मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति वादे कर लिए गए उस वक्त सपा और बसपा की सरकार में। हम अगर पिछला इतिहास देखेंगे तो उसमें कई गड़बड़ियाँ हुई, जैसे हम ग्रेड वेस्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि बिल्कुल अनप्लान तरीके से एक बड़ी आबादी को बता दिया गया। और फिर जो है ऐसे ही तमाम और वादे, रोजगार की बात, शिक्षा की बात। आप कह रहे हो, सही बात कह रहे थे। उस समय प्राधिकरण ने क्या काम किया कि उनको जमीन लेनी थी और जमीन लेने के चक्कर में वो लोग झूठे वादे किए उन्होंने किसानों से। नहीं, वो उनके बस का नहीं है, कोई कई चीजें उनके बस की नहीं होती हैं। देखिए क्या होता है कि रोजगार के लिए योग्यता आवश्यक होती है। अगर हम बात करें स्थानीय और बाहरी की, तो जितने भी निवेश किया है, जितने भी इंडस्ट्री लगाई है, उसको तो स्किल्ड या योग्य लोग चाहिए उसको, और वो कहीं ना कहीं साक्षात्कार या उससे होगा। वो प्राधिकरण की मजबूरी या प्राधिकरण के थोपने से नहीं हो सकता है। और देखिए, तीनों प्राधिकरणों में हम अगर बात करें तो ये जो स्थितियां बनी हुई है, किसानों का जो से टकराव की स्थिति बनी हुई है, और चूंकि अभी विस्तार होना है, हम न्यू नोएडा की बात कर रहे हैं, वहाँ भी विस्तार होना है, तो ऐसी स्थिति में एक सही प्लेटफॉर्म पर करके, एक तो देखिए मेरा मानना है कि जब तक एक नीति नहीं बनेगी, एक जिले में, गौतम बुद्ध नगर जिले की बात करते हैं, शासन स्तर से जब भी कोई बात होती है तो एक नीति की बात होती है। जैसे अभी हम औद्योगिक विकास प्राधिकरण तीनों यहाँ पर हैं, लेकिन औद्योगिक भूखंडों के आवंटन को लेकर के नीति स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बैठक में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई 8,000 स्क्वायर मीटर से ऊपर के जो भूखंड हैं वो साक्षात्कार के जरिए होने चाहिए, लेकिन शासन स्तर से उसके आदेश नहीं जारी हो पाया अब तक। इसके साथ ही जैसे पिछली सरकारों में जो विसंगतियां हुई हैं, क्योंकि उनकी पेंडेंसी इतनी बढ़ गई है, किसानों के को भूखंड नहीं मिले, तब से नहीं मिले हैं, 2017 से पहले के तमाम वो चल रहे हैं। सरकार जब से आई है, निश्चित ही योगी जी के नेतृत्व में सरकार आई है तो बदलाव हुआ है, और जो एक स्टक था, जो एक रुकावट थी प्राधिकरणों की, वो कहीं ना कहीं उसमें गतिशीलता आई है, लेकिन चूंकि पेंडेंसी बढ़ी है तो इसलिए अब उसको पटरी में आने में समय लगेगा। और इसमें अधिकारियों की भूमिका सबसे अहम है, और खासकर जनप्रतिनिधियों की भी, कि उनके साथ समन्वय करके बार बार, देखिए सरकार जब भी मुख्यमंत्री जी कहीं जाते हैं तो ये बात कहते हैं वो कि जनप्रतिनिधियों से समन्वय करके आप लोकल पब्लिक से संवाद करिए, तो वो विश्वास बहाली के लिए वो एक प्रक्रिया लानी पड़ेगी, और किसानों को की जो मांग है उस पर एक जायज निष्कर्ष सरकार निकाले, जो भी यथासंभव हो सकता है, और उस पर बैठ के बात होनी चाहिए। ये तभी इस मामले का हल निकल सकता है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने बेहद सरल माध्यम से इस जटिल किसान आंदोलन को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।